नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग फ्लाइट से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी एयर टर्बुलेंस फील किया होगा। स्पेशली आपने देखा होगा जब भी घना बादल आता है, काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस होता है, तो उस समय फ्लाइट अचानक से ऊपर नीचे थोड़ी होने लगती है। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सीवियर एयर टर्बुलेंस है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और कल ऐसा ही हुआ। आई एम श्योर कि आप सभी ने सुना होगा कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी, फुकेट से दिल्ली आ रही थी, और बीच में ही यहां पर भयानक एयर टर्बुलेंस महसूस हुआ। आप देख सकते हो खबर, एयर इंडिया फुकेट दिल्ली फ्लाइट हिट बाय टर्बुलेंस, 17 इंजर्ड। तो इसी से आप समझ सकते हो कि क्या कुछ हुआ होगा। तो इसको डिटेल से हम समझेंगे और स्पेशली जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्बुलेंस है वो किस वजह से हुआ, यहाँ पर टर्बुलेंस होता क्या है, क्यों चीजें होती हैं, फ्लाइट कैसे उससे बच सकती हैं, आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी आपको एडमिशन लेना है, आज आप लास्ट डेट है, ले सकते हैं। यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, कल 4 अगस्त को एयर इंडिया फ्लाइट AI 2379 जो कि आपका फुकेट से न्यू दिल्ली आ रही थी। बेसिकली फुकेट आपको थाईलैंड में मिलेगा। थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वो यहाँ पर है, और जो फुकेट है वो आपको मलेशिया की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो फ्लाइट है वो आपका दिल्ली की तरफ आ रही थी, और बीच में ही बताया गया कि 300 फीट, जी हाँ, जो उसका एल्टीट्यूड है, अचानक से 300 फीट लॉस हो गया। अचानक से फ्लाइट नीचे की तरफ आई होगी, और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो पैसेंजर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा होगा। मतलब जो पैसेंजर्स के बयान अगर आप देखोगे तो उनका तो ये कहना था कि हमने सोच लिया था कि फ्लाइट क्रैश होने ही जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो ना कि एक रीबर्थ, वैसा उनको महसूस हो रहा था। और जो फ्लाइट है, वैसे मैं आपको बता दूं, फुकेट से नॉर्मली आपका चली थी, और 90 मिनट्स के बाद बताया जा रहा है, करीब 1.5 घंटे के बाद जो है, अचानक से जो पैसेंजर्स, और स्पेशली 1.5 घंटे के बाद पैसेंजर्स रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ लोग सोने लगते हैं, थोड़े बहुत ऐसे हैं जो खा रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो टर्बुलेंस है वो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चला, छोटे पीरियड का था, लेकिन बहुत ही इंटेंस था। अचानक से फ्लाइट जो है अपना लूज कर, जैसे आप झूले पे चढ़े होगे तो वैसा फील होता है कि जब नीचे आ रहा होता है झूला, जो व्हील वाला, तो जो फील होता है ना कि आप हवा में हो, वैसा अचानक से फील होने लग गया। ऑल्दो जो एयरक्राफ्ट है वो फुल्ली कंट्रोल था, सडन जो डाउनवर्ड मूवमेंट था, इसकी वजह से केबिन में काफ़ी ज़्यादा क्योस मच गया। जो बैगेज है, जो ऊपर बैग वगैरह रखे रहते हैं, वो निकल गए। लोगों के स्लीपर्स आप देख सकते हो, ट्रे टेबल जो है वो उखड़ गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह का हाल हुआ है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पेशली जो पैसेंजर्स ने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इंजरीज की हम बात करें तो पहले 12 बताया जा रहा था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 17 लोग इंजर्ड हुए, 13 पैसेंजर्स और 4 कैबिन क्रू मेंबर्स। और यहाँ पर कई जो पैसेंजर्स हैं उनको हेड में इंजरी आई, नेक में, सोल्जर्स में, और साथ ही साथ कई सारे पैसेंजर्स को सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीज़ें कराने लग गई। और जैसे ही दिल्ली फ्लाइट लैंड हुई, यहाँ पर एम्बुलेंस तैयार थी, तुरंत उनको अलग अलग हॉस्पिटल, चाहे फोर्टिस, मेदांता, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, वहाँ पर ले जाया गया ताकि ट्रीट किया जा सके। अच्छा, जो पैसेंजर्स हैं उनका क्या कहना था, जैसा मैंने आपको बताया कि पैसेंजर्स को तो लगा कि बस फ्लाइट क्रैश ही होने जा रही है, और स्पेशली जो मैंने बताया कि जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे वो तो एकदम हवा में उड़ गए, जो प्लेन का ऊपर रूफ होता है उसको टच कर गए। एंड टर्बुलेंस बताया गया पैसेंजर्स के द्वारा कि ये करीब 2 से 3 मिनट के आसपास चला था। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी था, लेकिन हाँ, इंटेंसिटी छोटे पीरियड के लिए रहा होगा, लेकिन जो ऊपर नीचे हो रहा होता है वो काफ़ी लंबा यहाँ पर देखने को मिला। अब क्वेश्चन आता है कि ये टर्बुलेंस होता क्या है। बेसिकली समझिए कि जो इरेगुलर मूवमेंट होती है हवा की, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट शेक होने लगती है, अपने एल्टीट्यूड को लूज कर जाती है, उसको टर्बुलेंस कहते हैं। जैसे ये अगर आप देखोगे यहाँ तक, तो हवा में कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, इरेगुलर मूवमेंट, तो प्लेन एकदम स्मूथ चलेगी। लेकिन जैसे ही प्लेन इसके अंदर मूव करी है, यहाँ पर जो हवा है उसमें आपको अचानक से मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये प्लेन इसके अंदर आएगी तो प्लेन में हलचल मचेगी। हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने इंटेंसिटी का ये पूरा मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से जो प्लेन है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट आता है। ये कुछ वैसा ही है, जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हो, एक्सप्रेसवे पर चल रहे हो, बहुत ही स्मूथ रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसी उबड़ खाबड़ सड़क आई, कुछ भी ऐसा हुआ, तो वहां पर आपको दिक्कत होने लगती है। तो वैसा ही आपको कुछ
इधर भी देखने को मिलता है, इसको हम टर्बुलेंस कहते हैं। अब टर्बुलेंस क्या है, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली दो तरह के आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला है कन्वेक्टिव टर्बुलेंस। कन्वेक्टिव क्या होता है, नॉर्मली आई एम श्योर कि आप में से जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से वो फील किए होंगे, आपने देखा होगा विंडो के बाहर अचानक से बादल आ गया तो उस समय आपको ये काफ़ी हद तक महसूस होता है। या फिर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है, थंडर स्टॉर्म, क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है, बहुत ही घना जो क्लाउड होता है, उसके अंदर से जब गुजर रहा होता है प्लेन तो आपको फील होता है। या फिर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स से जब पास हो रहा होता है तो वहां पर जो है टर्बुलेंस फील होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो वेदर रडार है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है, तो हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो उसको अवॉइड कर सकती हैं अगर चाहें तो। मतलब पायलट को पहले पता चल जाता है कि ये वाले रास्ते से थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंस ज़्यादा हो सकती है, तो ये हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो सबसे डेंजरस होता है वो होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस। और मैं आपको बताता हूँ कल ये वाला जो हुआ है ना, इसमें इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, दैट क्लियर एयर टर्बुलेंस, जिसकी वजह से जो एयर इंडिया का फुकेट दिल्ली फ्लाइट है वो यहाँ पर प्रॉब्लम में आया। अब ये डेंजरस क्यों होता है समझिए। एक तो क्या है कि यहाँ पर कोई विजिबल क्लाउड नहीं है, बेसिकली ये एसोसिएटेड होता है जेट स्ट्रीम से और विंड शेयर से। जेट स्ट्रीम आई एम श्योर कि आप सभी ने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, तो ये उससे एसोसिएटेड होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको ये दिखता नहीं है, मतलब यहाँ पर इस पायलट को पहले से पता नहीं रहता कि यहाँ पर जेट स्ट्रीम चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि थंडर स्टॉर्म वगैरह है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, तो उसमें पता चल जाता है, तो पायलट उस रास्ते को अवॉइड कर सकता है। लेकिन जो क्लियर एयर टर्बुलेंस है इसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पायलट्स, मैंने बताया कि वो कई सोर्सेस पर डिपेंड करता है, जैसे ऑन बोर्ड जो वेदर रडार है प्लेन में उसके ऊपर, जो सैटेलाइट वेदर इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी से फोरकास्ट मिल रहा है, तो उससे उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो क्लियर एयर टर्बुलेंस है इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि यहाँ पर कोई विजिबल वेदर सिग्नेचर नहीं। और ऐसा क्यों है समझिए। जो एयरक्राफ्ट वेदर रडार है वो कैसे काम करता है, वो बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या फिर जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। मतलब थंडर स्टॉर्म, रेन, हेल, मॉइस्चर रिच जो क्लाउड्स होते हैं उसको ये रडार डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन जो क्लियर एयर टर्बुलेंस है ये ड्राई एयर में फॉर्म होता है। मतलब जो जेट स्ट्रीम वगैरह होते हैं वहां पर कोई वाटर पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और वाटर पार्टिकल्स नहीं होने की वजह से जो रडार है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता जेट स्ट्रीम वगैरह को। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब फ्लाइट उसके अंदर एंटर करती है तो आपको इतना अचानक से मूवमेंट देखने को मिलता है फ्लाइट में। क्योंकि देखो जो थंडर स्टॉर्म, रेन, यहाँ पर तो आइस क्रिस्टल है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो जो रडार है वो उसको जो सिग्नल है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो रडार को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो जेट स्ट्रीम वगैरह है वहाँ पर कोई आइस क्रिस्टल, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, जिसकी वजह से उसको पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्लियर एयर टर्बुलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि उसके बारे में पता भी नहीं चलता, और अगर अचानक से प्लेन उसके अंदर गया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस महसूस हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं आजकल काफ़ी चर्चा भी चल रही है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जो टर्बुलेंस हुआ वो उसमें क्लाइमेट चेंज का ही मेजर रोल था, लेकिन आप समझिए जब क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं मतलब ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है वो चेंज हो रहा है, जेट स्ट्रीम और अनस्टेबल हो गया है, जो अपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम है वो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है, और साथ ही साथ जो विंड शेयर है वो और स्ट्रांग हो गई हैं, और साथ ही साथ जो टर्बुलेंस है लंबी फ्लाइटों में वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो एविएशन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आगे आने वाले दशकों में जो टर्बुलेंस है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती जाएगी, मतलब वो आपको फ्लाइट में और महसूस होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो कितने मजबूत होते हैं इसको झेलने के लिए। देखो मॉडर्न पैसेंजर एयरक्राफ्ट नो डाउट उसमें बहुत सारा सेफ्टी पैरामीटर्स होता है, रिग्रेस सर्टिफिकेशन टेस्ट से वो गुजरते हैं। जैसे क्या होता है ना कि जब ये एयरक्राफ्ट बन रहे होते हैं तो उसको एक्सपीरियंस कराया जाता है। यहाँ पर जो नॉर्मल टर्बुलेंस फेस करते हैं एयरक्राफ्ट हवा में, उससे और ज़्यादा लोड उस पर डाला जाता है ताकि ये देखा जाए कि वो एयरक्राफ्ट ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो एयरबस है, बोइंग है, वो विंग की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चरल लोड, इन सब चीज़ों को अच्छे से टेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट में कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हाँ
आई होप आप समझ रहे हो कि ये नेचर वाली चीज़ें हैं, जब बहुत डेंजरस हो जाती चीज़ें तो वो आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती हैं। खैर क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे लोग कैसे इंजर्ड हो गए? क्योंकि एयर टर्बुलेंस अक्सर आता रहता है। प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीट बेल्ट को खोल देते हैं। उनको लगता है कि अभी तो सीट बेल्ट का साइन चला गया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कई बार जो पायलट है वो आपको बताता है कि सीट बेल्ट पहन लीजिए कि मौसम खराब है, लेकिन क्लियर एयर टर्बुलेंस में मैंने आपको पहले ही बोला कि पायलट को पता नहीं चल पाता और इसीलिए वो आपको पहले नोटिफाई नहीं कर पाता। और इसीलिए यही कहा जाता है कि जब भी आप फ्लाइट में रहें, कोशिश यही करिए कि अपना जो सीट बेल्ट है उसको ऑल टाइम लगा कर रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो केबिन क्रू हैं वो स्पेशली वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो केबिन क्रू हैं वो तो चल रहे होते हैं, आपको फूड सर्व कर रहे होते हैं, तो उनको और ज़्यादा डेंजर होता है इस पर्टिकुलर चीज़ में। कहीं न कहीं इसी सारी चीज़ों को देखते हुए जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है और यहाँ पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सब के जाँच की बात कही है। और ब्लैक बॉक्स तो आप सब जानते ही हो, इसमें जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, फ्लाइट की एल्टीट्यूड, स्पीड कितनी थी, इन सब की जाँच की जाएगी। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, इसमें पायलट क्या आपस में बात कर रहे हैं। तो बेसिक चीज़ यही है कि इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाए कि ये क्या सिर्फ नेचर की वजह से हुआ, वेदर की वजह से हुआ, या फिर एयरक्राफ्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जस्ट एंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन भी जारी कर दी गई है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कल एयर इंडिया के फ्लाइट के साथ हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा अटैच्ड ऑफिस नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर इनमें से कौन सा अटैच्ड ऑफिस नहीं है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का। इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।